जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा यात्रा पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। आइए शुरू करते हैं साइंस का करंट अफेयर, जो कि यूपीपीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना ऐसा पड़ेगा कि आपका कंसंट्रेशन भंग न हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और एक ये तरीका है फैक्ट पढ़ने का, जो कि आज पढ़ाया जाएगा आप लोगों को एक तरीके से। चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी, घटना चक्र दृष्टि से संबंधित है ये करंट अफेयर। उसी का ये हैंड रिटन नोट्स है, जो कि आप लोग को बताया जा रहा है। और ये थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ों को मैंने लिया है यहाँ पे। जैसे चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी, तो इसमें 36 मंथ के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कब शुरू हुआ ये भी बताया जाएगा, क्योंकि इसमें मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, इसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए और देखिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी। चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी मिली। अब चंद्रयान 4 मिशन सर्वप्रथम जानते हैं कि 18 सितंबर 2024 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी। इस मिशन के तहत क्या होगा कि जो लैंड करने के बाद चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान मिशन 18 सितंबर 2024 को मंजूरी मिली है। चंद्रयान मिशन को सफलतापूर्वक लैंड कराने के लिए पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाले प्रौद्योगिकी विकास में प्रदर्शन किया जाएगा। चंद्रमा से नमूने एकत्र कर उनका भी पृथ्वी पर विश्लेषण भी किया जाएगा। अंतरिक्ष यान के विकास में प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व किसको सौंपा गया है? तो इसरो को सौंपा गया है। जो भी उत्तरदायित्व है वो इसरो पूरा करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इस पर कुल व्यय जो है 2104.06 इतना जो है करोड़ रुपए की अनुमति होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में जानते हैं। जो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की प्रथम इकाई है, निर्माण को स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ये भी 18 सितंबर 2024 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि गगन कार्यक्रम के दायरे में रहकर इस भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना को मंजूरी दी गई। गगनयान के दायरे में रहकर। अब गगनयान हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ष 2035 तक क्या होगा यहाँ पे कि एक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लक्ष्य का निर्माण, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के लक्ष्य का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एक चीज और है कि 2040 तक भारतीय मानवयुक्त चंद्र मिशन को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वीनस आर्बिटर मिशन। वीनस आर्बिटर मिशन क्या है? वीनस पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ठीक है, शुक्र ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान के संबंध में बेहतर समझ विकास करना है। शुक्र ग्रह के सघन वायुमंडल की जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डाटा उत्पन्न करना। शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव का पता लगाना। ठीक है, आइए देखते हैं अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान। अगली पीढ़ी के उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ते हैं। जो अगली पीढ़ी का उपग्रह है प्रक्षेपण यान, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसरो के LVM-3 प्रक्षेपण यान की वर्तमान निर्धारित पेलोड कैपेबिलिटी की तुलना में NGLV है, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ये निर्धारित क्षमता 3 गुनी होगी इसकी। जो पेलोड कैपेबिलिटी होगी वो 3 गुनी होगी। इसकी लागत LVM की लागत की तुलना में कितना होगा? 1.5 गुना होगा। ठीक है, NGLV जो है एक रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान के बारे में हम लोगों ने जाना। NGLV की 3 उड़ानें होंगी, जो कि D1, D2, D3 आयोजित की जाएंगी। इसका लक्ष्य 96 माह 8 वर्ष तक रखा गया है। इसका लक्ष्य जो है 96 माह 8 वर्ष तक।
विकास का लक्ष्य इसके जो विकासात्मक चरण को 96 माह 8 वर्ष पूरा कराने का लक्ष्य रखा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, गगनयान मिशन 4 नामित अंतरिक्ष यात्री। ये कौन कौन होंगे गगनयान मिशन 4 में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे आपको कुछ भी जरा सा भी लाभ हो रहा हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि हमें भी कुछ लाभ हो सके। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि गगनयान मिशन 4 नामित अंतरिक्ष यात्री। गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। पहले हैं प्रशांत पाल कृष्णन नायर, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे हैं अंगद प्रताप, चौथे हैं शुभांशु शुक्ला। ये जो गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्री, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में जरूर आ सकता है, इस पर आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं मिशन रूमी। मिशन रूमी के बारे में देखते हैं। इसलिए 24 अगस्त 2024 को विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट यानी रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का एक मोबाइल लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, इसका मिशन रूमी तिरुविंदथाई से लॉन्च किया गया। तमिलनाडु में पड़ता है ये जो हमारा जिला है, जो भी है तमिलनाडु में पड़ता है। तिरुविंदथाई एक तटीय गांव है, सॉरी गांव है जो तमिलनाडु में पड़ता है। ये जो है इस मिशन के तहत रूमी फर्स्ट नामक एक रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट को एक सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी में प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन के तहत रूमी फर्स्ट के रॉकेट थ्री क्यूब उपग्रहों को और 50 जो है पीको उपग्रहों के माध्य समुद्र स्तर से अधिकतम ऊंचाई तक लेकर गया है। रूमी फर्स्ट रॉकेट एक जेनरिक ईंधन आधारित हाइब्रिड मोटर और विद्युत चालित पैराशूट से सुसज्जित है। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या कि मायल स्वामी जो अन्नादुरई के मार्गदर्शन में लॉन्च किया गया है। ये द मून मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से उसी श्री अन्नादुरई UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु के पूर्व निदेशक हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं पोलारिस डॉन मिशन के बारे में हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। तो पोलारिस डॉन मिशन नासा के फ्लोरिडा स्टेट कैनेडी स्पेस से किया गया है, कैनेडी स्पेस से किया गया है। ठीक है, फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यात्री के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। सारा गिलिस ने वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस नामक फिल्म के गीत रेस थीम की धुन भी बजाई। स्टारलिंक उपग्रह समूह द्वारा गीत को रिकॉर्ड कर भेजा गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट ISS हेतु संयुक्त एक्सियोम स्पेस इसरो मिशन। एक्सियोम स्पेस ने इसरो के साथ स्पेसिफिक एग्रीमेंट SFA पर हस्ताक्षर किया। एक्सियोम मिशन 4 के माध्यम से भारतीय अंतरिक्ष यात्री को ISS से भेजा जाएगा। राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ग्रुप कैप्टन बालकृष्ण नायर को शामिल किया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। SSLV-D3 EUS-08 मिशन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या, आइए जानते हैं। ठीक है, SSLV-D1 मिशन EUS-02 मिशन 7 अगस्त 2022 को लॉन्च किया गया। 10 फरवरी 2023 को SSLV-D2 EUS-07 मिशन लॉन्च किया गया। SSLV-D3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। भू अवलोकन उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इस मिशन के तहत मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो के नवीनतम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 08 को पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित कर दिया गया। इस मिशन के तहत 200 ग्राम वजनी SR0 डेमोसैट उसमें निर्धारित स्थापित कर दिया गया। यह उपग्रह चेन्नई स्टार्टअप स्पेस रिक्शा द्वारा विकसित किया गया है। यह उपग्रह अपने साथ 2 पेलोड को लेकर गया। एक पेलोड यह लोरा M2M मैसेजिंग प्रणाली का विकास चेन्नई स्थित
स्पेस किड्स इंडिया के निर्देशन में SRM पब्लिक स्कूल चेन्नई के द्वारा किया गया है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि किस लोरा M2M जो है उसका विकास किस स्कूल के द्वारा किया गया है, तो SRM स्कूल के द्वारा किया गया है। ये लॉन्च करने वाला भारत का पहला स्कूल बन गया है SRM, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर साइंस का। पुष्पक इसरो का पुनर्प्रयोज्य यान, जो इसरो है उसका पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान देखते हैं। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का लैंडिंग एक्सपेरिमेंट सफलतापूर्वक किया गया इसरो के द्वारा। पुष्पक का इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, इस रॉकेट के लैंडिंग प्रक्षेपण की श्रृंखला में ये थर्ड और अंतिम परीक्षण था। इस परीक्षण का आयोजन वैमानिकी परीक्षण क्षेत्र चित्रदुर्ग में किया गया। चित्रदुर्ग कहाँ पे है? कर्नाटक में स्थित है। इसका वहीं पे टेस्ट किया गया। और आइए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इस पंखनुमा प्रक्षेपण यान को पुष्पक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें विंग लगा हुआ है, प्रक्षेपण यान में पुष्पक है। इंडियन एयरफोर्स से चिनूक हेलीकॉप्टर से प्रमोचित किया गया। प्रमोशन के बाद इस रॉकेट ने रनवे के ठीक बीच में 320 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सटीक क्षैतिज लैंडिंग की। आइए नेक्स्ट देखते हैं। पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। प्रक्षेपण इसका 30 मई 2024 को हुआ श्रीहरिकोटा के मैदान में, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई में स्थित है। भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड धनुष है। 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट अग्निवन शॉर्टेड मतलब अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अग्निबाण सब, देखो इसको क्या कहते हैं, आइए लिख देते हैं। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ये आ सकता है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में, जरूर इसको याद कर लीजिएगा। अग्निबाण एसॉर्टेड का फुल फॉर्म बताइए, एक बार जरूर इसे देख लीजिएगा। यह भारत में अर्ध क्रायोजेनिक इंजन द्वारा चालित किस रॉकेट का प्रथम प्रक्षेपण भी था? इस मिशन में जिस एकल 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया उसे अग्निलेट नाम दिया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन। इसका प्रक्षेपण 19 मई 2024 को NS-25 मिशन किया गया। उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन 7वां मानव उड़ान मिशन है। 6 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। भारत के जो उद्यमी पायलट हैं गोपी भोटाकुरा, भारत के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक इसमें शामिल होंगे। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक गोपी भोटाकुरा भारत के बन गए हैं। ये राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय। राकेश शर्मा पहले गए थे। राकेश शर्मा जो पहले क्या थे? अंतरिक्ष की यात्रा किया था राकेश शर्मा ने पहले थे। दूसरे कौन है? गोपी भोटाकुरा। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट, इसका शिलान्यास कुलाशेखरपट्टिनम तमिलनाडु में किया गया। द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट 24 महीने के भीतर पूरी तरह ये कार्यशील हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। सतीश धवन स्पेस सेंटर भारत का प्रथम स्पेस पोर्ट है। ठीक है, ये तो शिलान्यास कुलाशेखरपट्टनम जिला तमिलनाडु में किया गया है। इसका द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट 24 मई पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 2005 X296 क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्रोफेसर जयमूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण करने की घोषणा की गई। 2005 X96 नामक क्षुद्र ग्रह को जयमूर्ति नाम दिया गया। क्षुद्र ग्रह जयमूर्ति की खोज वर्ष 2005 में की गई है। ठीक है, 2005 में चित्र को जयमूर्ति नाम दिया गया है। जयमूर्ति X296 नाम चित्र ग्रह को जयमूर्ति नाम दिया गया है। देखते हैं, देखिए इस क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह को एस्टेरॉयड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए एस ए ए टी ई आर ओ
IT एस्टेरॉयड, ठीक है। कीट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से अमेरिकी खगोलविद WW ने किया था। यह चित्रग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य स्थित कक्षा में गुणन करते हुए प्रत्येक 3.3 वर्षों से सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। स्टेटियो शिव शक्ति ग्रही प्रणाली नामकरण के लिए IAU के कार्यकारी समूह ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान की। चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर, चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर है, चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा? शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। विक्रम ए फर्स्ट के चरण सेकंड का परीक्षण, कलाम 2050 नाम दिया, कलाम 250 नाम दिया गया। विक्रम फर्स्ट रॉकेट के चरण 3 कलाम 100 का सफल परीक्षण किया जा चुका है मई 2022 में। 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अनावरण किया। प्रथम वाणिज्य रॉकेट है, मल्टी स्टेज प्रक्षेपण यान है। 480 किलोग्राम उम्मीदवार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई वाली लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट व 3D प्रिंटेड तरल इंजन महिलाओं के लिए कल्पना फेलोशिप की घोषणा की गई है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। ओडिसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान, ओडिसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बन गया है। विश्व का 15 फरवरी 2024 को अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस इंट्यूटिव मशीन्स नामक एक वाणिज्यिक कंपनी के ट्रियम्फ फर्स्ट मिशन के तहत प्रक्षेपित किया गया था। नोवा-सी रोबोटिक चंद्र लैंडर की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित पहला पार्ट इक्वेटर के निकट उतारा गया है। ओडिसियस वर्ष 1972 में अपोलो 17 ओडिसियस जो है वर्ष 1972 में अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है। अपोलो 17 के बाद चंद्रमा पे उतरने वाला प्रथम सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्ष यान है, ठीक है। HAPS का सफल परीक्षण CSIR जो CSIR NAL छद्म उपग्रह का प्रथम परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। तो CSIR राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रयोगशाला यानी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी एक सौर ऊर्जा चलित छद्म उपग्रह का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया, ठीक है। वास्तव में एक नई पीढ़ी अननेम्ड एरेबल व्हीकल का प्रोटोटाइप है, समताप मंडल तक उड़ान भर सकता है, सौर ऊर्जा द्वारा संचालित किया जा सकता है। UAV को HAPS या HALE कहा जाता है। HAPS हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट और HALE हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। ये जो है चल्लेरी चित्रदुर्ग जिले कर्नाटक में किया गया है इसका परीक्षण HAPS का। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन। अब यहाँ पे हम कुछ जान लेते हैं कुछ चीजें। जो हमारा GSLV F-14 होता है ये प्रक्षेपित करता है, ठीक है। इनसैट 3DS मिशन यहीं से हम लोग जान लेंगे। जो GSLV F-14 होगा वो प्रक्षेपित करेगा इनसैट 3DS मतलब इसको प्रक्षेपण करेगा। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इनसैट 3DS निम्न में से किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो आप लोग आंसर लगा देंगे GSLV F-14 के द्वारा। जहां हम ये देखते हैं वहीं हमें समझ जाना चाहिए कि GSLV F-14 एक प्रक्षेपित करता है और इनसैट 3DS कोई एक क्या है, उपग्रह है, एक उपग्रह है, ठीक है, सैटेलाइट है। उसको प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया? GSLV F-14 के द्वारा। ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित STSC SSR से संपन्न हुआ। इनसैट 3DS एक मौसम विज्ञान उपग्रह है। इसका लिफ्ट वेट है 2274 kg। GSLV F-14 का हाइट है 51.7 मीटर। लाइफ ऑफ वेट 420 टन। स्टेज 3 चरणों में से पूरा किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं करंट अफेयर। PSLV C-58 एक्सोपैट मिशन
एस्ट्रोसैट मिशन। इसरो ने एक्सपोसैट सैटेलाइट का प्रक्षेपण किया। ELIO-0 में स्थापित हो गया। PSLV की कुल 60वीं उड़ान थी ये। PSLV DLV चौथा संस्करण था। ठीक है। इसरो का प्रथम ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो इसरो, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। आपको बहुत ही अगर इससे थोड़ा सा भी लाभ हो रहा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। PSLV DL4 4वीं संस्करण है। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। इसरो का प्रथम ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे मिशन के स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट के अनुसार समर्पित है। 2 वैज्ञानिक प्लेट को लेकर गया पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज एक्सेप्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ठीक है। पोलिक्स रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु एक्सेप्ट को UR राव उपग्रह केंद्र के अंतरिक्ष खगोल विज्ञान समूह ने विकसित किया। एक्सोसैट के सफल परीक्षण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने के लिए एक वेधशाला प्रज्वलित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ठीक है। आईएनएसटी के नासा का साइकी अंतरिक्ष यान लॉन्च हो गया है, जो कि फॉल्कन हेवी रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ। साइकी नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है जो चट्टान का बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी क्षुद्रग्रह का अध्ययन करेगा। वर्ष 2029 तक छायांकित क्षुद्रग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। म्यूरा फर्स्ट लॉन्च हुआ। म्यूरा फर्स्ट रॉकेट का प्रथम मिशन है। ठीक है। म्यूरा फर्स्ट का पूरा नाम है एरियन फर्स्ट। म्यूरा फर्स्ट एक सब ऑर्बिटल रीयूजेबल रॉकेट है जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया है। प्रथम रॉकेट यूरोप में निजी कंपनी द्वारा विकसित है। PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन। अब आदित्य L1 के बारे में जानते हैं। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। प्रथम अंतरिक्ष आधारित वेधशाला स्टडी के भारतीय मिशन है। 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम L1 के चारों ओर एक प्रवाह मंडल में स्थापित कर दिया गया। आदित्य L1 न तो सूर्य पर लैंड करेगा, न ही उसके निकट लैंड करेगा। ठीक है। आदित्य L1 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब शनि के बारे में जानते हैं। और शनि ऐसा उपग्रह बन गया है जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। शनि जो है सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया है। इसके पहले सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह, सौर मंडल का सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह। शनि के उपग्रहों की संख्या 83 से बढ़कर 146 तक पहुंच गई है। सौर मंडल में 3 नए प्राकृतिक उपग्रह हैं, नेपच्यून 2, यूरेनस। नेपच्यून का 2 उपग्रह और यूरेनस का 1। 3 नए प्राकृतिक उपग्रह। गैनीमीड बृहस्पति का उपग्रह के बाद हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। ठीक है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि 100 या उससे अधिक उपग्रह वाला सौरमंडल का प्रथम ग्रह है। ये था हमारा करंट अफेयर साइंस का। आइए अब कुछ एक्स्ट्रा जान लेते हैं। जैसे US-08 यहाँ पे आया था जो हमने पढ़ा था। US-08 किसके साथ था? US-08 एक देखते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं किसके साथ था। ऊपर हमने करंट अफेयर, हाँ, US-08 SSLV-D3 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इसका मतलब होता है। ठीक है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ठीक। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का वजन कितना होता है? 175.5 किलोग्राम। उपग्रह के साथ निम्न 3 पेलोड को लेकर गया है। EOIR इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, GNSSR ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड, SICUV डोसीमीटर को। US-08 मिशन के प्राथमिक उद्देश्य क्या है? एक माइक्रो सैटेलाइट की डिजाइन में विकास करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक उपकरणों शामिल करना। अब SSLV के बारे में जान लेते हैं। उसी के साथ था SSLV इसरो का एक नया प्रक्षेपण यान है। उभरते हुए वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोचन सेवा बाजार ने आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसरो ने SSLV का विकास किया। किसने विकास किया? तो इसरो ने। ज्यादा कुछ हमें बातें नहीं पढ़नी है, हमें बस क्या SSLV का विकास किसने किया? तो इसरो ने किया। SSLV का पूर्ण नाम क्या है? तो लघु उपग्रह प्रमोचन वाहन, यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 34 मीटर ऊंचाई है। इसका डायमीटर कितना है? तो 2 मीटर डायमीटर है। इसका लिफ्ट ऑफ मास कितना है? तो 120 टन है। बस 34 2 120 याद रखना है। ठीक है। और ज्यादा कुछ नहीं। ये 3 स्टेज का रॉकेट है जिसके सभी चरण सॉलिड प्रोपल्शन स्टेजेस हैं।
ये था हमारा करंट अफेयर। लैग्रेंज बिंदु, लैग्रेंज पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। इसे हम जोसेफ लुईस लॉरेंज के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये क्या करता है कि लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित ऐसा स्थल है जो दो विशाल दो विशाल पिंड जैसे पृथ्वी एवं सूर्य का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल किसी छोटे पिंड द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र पर के बराबर हो जाता है। इस कारण इन बिंदुओं पर स्थापित कोई वस्तु पिंड दोनों खगोलीय पिंडों के संबंध में विचलित स्थिर संतुलन में रह सकती है। दो विशालकाय पिंडों वाले किसी गुरुत्वाकर्षण प्रणाली के लिए लैग्रेंज बिंदु की संख्या कुल 5 होती है, जिन्हें L1, L2, L3, L4, L5 निरूपित किया जाएगा। लैग्रेंज बिंदु L1 सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य स्थित होता है। लैग्रेंज बिंदु L1 की रणनीति यह सुनिश्चित करती है कि आदित्य L1 सूर्य का निरंतर एवं निर्बाध रूप से अवलोकन कर सकता है नहीं। ये था हमारा साइंस का करंट अफेयर, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्जाम के लिए, यूपी पीसीएस और हमारा बीपीएससी का जो 17 एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आरओ का के लिए भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ पे तो इन दो एग्जाम पता नहीं कब होंगे, कैसे होंगे, या 22 दिसंबर को ये एग्जाम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो प्रशासन बताएगा या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बताएगा। देखते हैं क्या होता है। हमें इन सब बातों पे तो कुछ पढ़ना नहीं है, हमें बस पढ़ाई से मतलब रखना है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट यूपीपीसीएस, बीपीएससी और आरओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी भी करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 3 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इसे पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, चेहरे पे हमेशा मुस्कान बनाए रखना जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।